लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। दुनिया में कुछ जंगें एक तरफा होती हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसी जंग भी होती हैं जो एक तरफा होने के बाद भी एक तरफा नहीं होती। जरा सोचिए कि सिर्फ 21 सोल्जर, जी हां सिर्फ 21 सोल्जर अगर 10,000 दुश्मनों के सामने डट कर खड़े हो जाएं तो क्या रिजल्ट होगा? हार होगी, मौत होगी या कोई चमत्कार होगा? यह कहानी है 12 सितंबर 1897 की, जब सरहद पर तैनात 21 सिख सैनिकों ने इतिहास की सबसे महान लड़ाई लड़ी। एक ऐसी जंग जिसे आज पूरी दुनिया ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड के नाम से याद करती है। ऐसी लड़ाई जिसमें एक ओर 21 सैनिक थे और दूसरी तरफ थी 10,000 की सेना, हथियारों से लैस और बेहद खतरनाक सेना। इन 10,000 लोगों को पूरा भरोसा था कि आसानी से यह जंग जीत ली जाएगी। चल झूठा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो 21 सैनिक कोई आम सैनिक नहीं थे। वो ऐसे बहादुर थे जिनकी बहादुरी ने इस लड़ाई को दुनिया की 5 सबसे महान लड़ाइयों में से एक बना दिया। आज मैं आपको इसी जंग की कहानी सुनाने वाला हूं। यह भी बताऊंगा कि क्यों इन 21 सैनिकों में से सिर्फ 20 को ही पूरा सम्मान दिया गया। इसमें से एक सिपाही को कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? ये सारी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है उस लड़ाई की जिसे बैटल ऑफ सारागढ़ी के नाम से इतिहास के पन्नों पर लिखा गया। इस जंग में 21 सिख सैनिक 10,000 अफरीदी और औरकजई नाम की अफगान फौज से भिड़ गई। ये वो जंग थी जिसमें सिखों ने वर्दी पहनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, लेकिन वो जमीन बचा रहे थे महाराजा रणजीत सिंह की। कहानी को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं तो सारागढ़ी कोई बड़ी छावनी नहीं थी, बल्कि ये एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी। इनफैक्ट इस किले के आसपास 2 बड़े किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। सवाल है कि अफगानों ने इन दोनों किलों की जगह पर सारागढ़ी पर ही हमला क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें 19वीं सदी के इतिहास में झांकना होगा। दरअसल 19th सेंचुरी के एंड में एशिया में कॉलोनीज को लेकर ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच डिप्लोमेसी का एक बड़ा गेम चल रहा था। इसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। एक तरफ ब्रिटेन में इंडिया की जड़ें गहराई से जुड़ी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ रशिया भी नॉर्दर्न एशिया में कई जगहों को जीतता हुआ ईरान के बॉर्डर के पास तक पहुंच गया। ब्रिटेन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस लड़ाई लड़े और इंडिया तक पहुंच जाए और वहीं पर जो ब्रिटिश भारत है वो खतरे में पड़ जाए। इसीलिए ब्रिटेन ने एक गेम खेला। उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट और रशिया के बीच में अफगानिस्तान को अपना बफर स्टेट बना दिया। ब्रिटेन फिर इस बात की तैयारी करने लगा कि अगर रशियन सेना हमला करे तो सीधे भारत तक ना पहुंचे, उन्हें पहले ही अफगानिस्तान में रोक लिया जाए। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया और अफगानिस्तान में एक कठपुतली राजा को गद्दी पर बिठा दिया जो उसके इशारों पर चलता था। इसके बाद इन्होंने बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर भी कंट्रोल कर लिया। अब ये बात इस एरिया में रहने वाली औरकजई और अफरीदी ट्राइब्स जो कि पठान ट्राइब थी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस विरोध में ब्रिटिश पोस्ट और ट्रेड रूट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। औरकजई कबीले के नेता मुल्ला ऑफ हद्दा ने इन दोनों जनजातियों को एकजुट किया और लगभग 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। 1897 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया। इन हमलों से मुकाबले के लिए अंग्रेजों ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसमें उन्होंने इस एरिया के कई किलों को आर्मी पोस्ट में बदल दिया। इनमें से 2 किले बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक था फोर्ट लॉकहार्ट और दूसरा था फोर्ट गुलिस्तान। इन किलों को सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। ये दोनों ही किले एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। दोनों के बीच की दूरी मुश्किल से 8 किलोमीटर थी, लेकिन इन दोनों के बीच का रास्ता बेहद मुश्किल, चट्टानों से और झाड़ियों से भरा हुआ था, जिससे वो एक दूसरे को नजर नहीं आते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1894 में अंग्रेजों ने सारागढ़ी को बनाया। ये कोई छावनी नहीं थी, बल्कि एक हीलियोग्राफिक कम्युनिकेशन पोस्ट थी। दरअसल यहाँ पर हीलियोग्राफ से एक मिरर की मदद से सूरज की रोशनी के फ्लैशेस का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। सूरज की रोशनी से मोर्स कोड भेजा जाता था, जिससे एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट को मैसेजेस ट्रांसफर होते थे। और भले ही दोनों किले एक दूसरे को नजर नहीं आते थे,
लेकिन इन दोनों किलों के बीच में इसी वजह से कांटेक्ट बना रहता था। इस तरह दोनों किलों के लिए सारागढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था। अब 3 साल तो यहाँ पर काम अच्छे से चला, लेकिन जब औरकजई कबीले ने लड़ाई शुरू की तो उनकी नज़र सारागढ़ी पर भी पड़ी। उधर अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन को कमान दी गई इस विद्रोह को दबाने के लिए। हॉटन ने 36 रेजिमेंट की 5 कंपनियों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात कर दिया। शुरुआत में यह हमले छोटे मोटे होते थे, लेकिन 3 और 9 सितंबर को पठानों ने फोर्ट गुलिस्तान पर 2 बड़े हमले कर दिए। इन दोनों ही हमलों में मेजर चार्ल्स डेबॉय के नेतृत्व में 166 सिख सैनिकों ने बहुत ही बहादुरी के साथ पठानों का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब अंग्रेजों की जीत हुई तो पठानों को यह बात समझ में आ गई थी कि जब भी वो किसी एक किले पर हमला करते हैं तो सारागढ़ी पोस्ट से तुरंत दूसरे किले को मैसेज भेज दिया जाता है और वहां से मदद पहुंच जाती है। इसलिए इस बार उन्होंने सारागढ़ी को सबसे पहले अलग थलग करने का प्लान बनाया ताकि तीनों किलों के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको तोड़ा जा सके। उधर लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन ने तीनों किलों के बीच के कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारागढ़ी में अपने कुछ सिख सैनिकों को भेज दिया, जिससे वहां जवानों की संख्या बढ़कर हो गई 21। 12 सितंबर की सुबह 10,000 से भी ज़्यादा पठानों ने एक बहुत बड़ा हमला किया और सारागढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इस किले को सिर्फ 21 सिख सैनिक गार्ड कर रहे थे और इनको लीड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। सुबह ठीक 8 बजे हवलदार ईशर सिंह ने अपनी दूरबीन से देखा कि 10,000 पठानों की विशाल सेना किले की तरफ तेजी से बढ़ रही है। कम्युनिकेशन पोस्ट पर तैनात सिपाही गुरमुख सिंह ने तुरंत हीलियोग्राफ के जरिए फोर्ट लॉकहार्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन को मैसेज भेजा, दुश्मन मेन गेट के पास पहुंच चुका है, जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। मैसेज मिलते ही कर्नल हॉटन ने मदद भेजने की कोशिश की, लेकिन पठानों ने भी पहले ही फोर्ट लॉकहार्ट और सारागढ़ी के बीच की सप्लाई लाइन को काट दिया था। मजबूरी में उन्होंने सारागढ़ी को मैसेज किया, मदद नहीं भेज सकते, अपनी जगह पर डटे रहो। अब इन 21 जवानों के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो वो इतनी बड़ी सेना के सामने सरेंडर कर दें या फिर इसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़े। फिर ईशर सिंह के हर सैनिक ने ईशर सिंह के सामने लड़ाई लड़ने के लिए हामी भरी। इतनी देर में घड़ी सुबह के 9 बजा चुकी थी और पठान लड़ाके किले के एकदम करीब आ चुके थे। पठानों में से एक सैनिक ने सफ़ेद झंडे को आगे लाकर सिखों से कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है, तुम गिनती में बहुत कम हो, मारे जाओगे, हथियार डाल दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पर हवलदार ईशर सिंह ने पश्तो भाषा में ही जवाब दिया, ये अंग्रेज़ों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की ज़मीन है और हम इसकी रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। इस जवाब ने पठानों में गुस्सा भर दिया। तुरंत फायरिंग स्टार्ट हो गई। हालांकि सिखों ने पहले हमले का जवाब नहीं दिया, उनके पास हथियार कम ही थे। कुल मिलाकर बताऊं तो जो रिपोर्ट्स बताती हैं, सिखों के पास 400 गोली प्रति सैनिक थी और इस हिसाब से उनके पास करीब 8,500 गोलियां थी और उनके सामने लगभग 10,000 दुश्मन खड़े थे। इसीलिए ईशर सिंह ने आदेश दिया कि कोई भी सैनिक गोली नहीं चलाएगा जब तक दुश्मन फायरिंग रेंज में ना आ जाए। इसके बाद सिखों ने पठानों के फायरिंग रेंज में आते ही उन पर हमला किया। सिखों के पास 0.303 कैलिबर राइफल थी। 1 घंटे में ही पठानों की पहली लाइन ऑफ अटैक की हालत खराब हो गई। करीब 60 से ज़्यादा अफगान सैनिक मारे गए। इस दौरान सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गए और नायक लाल सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। पठानों के पास सिखों के सटीक निशाने का कोई जवाब नहीं था, लेकिन पठानों ने फिर दूसरी जुगत भिड़ाई। उस दौरान किले के पास दोपहर में हवा चलनी शुरू हुई। पठानों ने एक टीम को जिम्मा सौंपा सूखी घास में आग लगाने का। जैसे ही आग लगी, किले के आसपास धुआं हो गया। इस धुएं का फायदा उठाकर पठान सिख सैनिकों की नजरों से ओझल हो गए और किले की दीवार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस दौरान सिख खेमे में भी घायलों की संख्या बढ़ने लगी। सिपाही बूटा सिंह और सिपाही सुंदर सिंह शहीद हो गए। सिखों के पास गोलियां भी तेजी से कम होती जा रही थी। सिग्नल मैन गुरमुख सिंह ने कर्नल हॉटन को एक बार फिर संदेश भेजा, पठानों का हमला तेज हो गया है और हमारी गोलियां खत्म होने को है। कर्नल हॉटन ने जवाब दिया कि अंधाधुंध गोलियां ना चलाएं, सिर्फ तभी चलाएं जब उन्हें पक्का यकीन हो कि दुश्मन को ही गोली लगेगी। लेकिन पठानों ने दोस्तों किले के दाहिनी दीवार के पास पहुंचकर
अपने हथियारों से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इनसे लड़ने के लिए ईशर सिंह ने अपने 4 साथियों को मेन हॉल की तरफ भेजा, लेकिन अब पठानों से लड़ना इन 4 सिख सैनिकों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। पठान अपने सिरों पर चारपाइयों की ढाल बनाकर आगे बढ़ते हुए ऐसे कोने तक पहुंच गए जहां ऊंचाई पर बैठे सिख सैनिक उन्हें देख नहीं पा रहे थे। इन पठानों ने मेन हॉल के 4 में से 3 सिखों को मार दिया। अब मेन ब्लॉक में केवल लांस नायक चंदा सिंह अकेले रह गए थे। ये देखकर हवलदार ईशर सिंह और उनके बाकी साथी अपनी पोजीशन छोड़कर मेन ब्लॉक में आ गए। 3 घंटे के घमासान युद्ध के बाद सिखों की संख्या घटकर 21 से 10 रह गई। इस वक्त तक पठानों ने किले की दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया था कि वो उससे अंदर दाखिल होने लगे। हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों को राइफलों में बेनट लगाने का आदेश दिया ताकि जैसे ही कोई पठान सुराख से अंदर घुसे उसे बेनट या संगीन भोंक कर मार दिया जाए। इस तकनीक से कई पठानों को मौत के घाट उतारा गया, लेकिन जल्दी ही पठान बांस की सीढ़ियों से किले पर चढ़ने लगे और मेन गेट पर उन्होंने आग लगा दी। बाद के दिनों में रिपोर्ट में पाया गया कि किले का मेन गेट लकड़ी का था और मजबूत नहीं था। इसके चलते सिखों को हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो शायद सिख और देरी तक इस लड़ाई को लड़ सकते थे। खैर, लकड़ी का गेट जल्दी ही जलकर ध्वस्त हो गया और सैकड़ों पठान किले के अंदर घुसने लगे। इससे हुआ ये कि अब लड़ाई बहुत नज़दीक से होने वाली थी, क्लोज टू क्लोज कॉम्बैट होने वाला था। इतनी भारी संख्या में पठानों के हमलों का जवाब देना बचे हुए 10 सिखों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। हवलदार ईशर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उन्होंने अपने 2 साथी सिपाहियों को उन्हें खींचकर टूटी हुई दीवार तक ले जाने का आदेश दिया ताकि वो पठानों को अंदर घुसने से रोक सकें। इस संघर्ष में उनके दोनों साथी भी शहीद हो गए। हवलदार ईशर सिंह अकेले ही खून से लथपथ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इतनी बहादुरी से लड़े कि पठानों की रूह कांप गई। आखिर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दर्जनों दुश्मनों को मार गिराने के बाद हवलदार ईशर सिंह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए। ईशरगढ़ की शहादत के बाद सारागढ़ी के किले में केवल 5 सिख सैनिक ही बचे थे। 4 सैनिक अंदर की बिल्डिंग में तैनात थे और सिग्नल मैन गुरमुख सिंह अभी भी सिग्नल टावर पर रहकर कम्युनिकेशन का काम कर रहे थे। एंड में चारों सैनिक अपनी पीठ को एक दूसरे की पीठ से सटाकर अफगानों का मुकाबला करने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने संगीनों से कई पठानों को मार गिराया, लेकिन 3 सिख सैनिकों को अभी भी अपना बलिदान देना पड़ा। अब किले के मेन ब्लॉक में सिर्फ 2 ही सिख जिंदा बचे थे। गंभीर रूप से घायल लाल सिंह और घायल सैनिकों की मदद करने वाला एक गैर लड़ाकू अटेंडेंट जिसे दाद कहा जाता था। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दाद क्योंकि एक गैर लड़ाकू था, इसलिए ब्रिटिश नियमों के तहत वो हथियार नहीं उठा सकता था। लेकिन अपने आखिरी वक्त में दाद ने भी हथियार उठाकर लड़ाई लड़ी और 5 अफगानों को उसने भी मार दिया। दूसरी तरफ लाल सिंह इतने घायल हो गए थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी। एक जगह पर लेटकर उन्होंने लगातार फायरिंग करना जारी रखा और कई पठानों को मार गिराने के बाद वो भी शहीद हो गए। इस पूरी लड़ाई में अब 19 साल के सिपाही गुरमुख सिंह आखिरी सैनिक थे जो जिंदा बचे थे। उन्होंने भी दोपहर 3:30 बजे फोर्ट लॉकहार्ट पर मैसेज भेजा कि वो आखिरी सैनिक बचे हैं और उन्हें भी जंग लड़ने की इजाज़त दी जाए। फिर सिपाही गुरमुख सिंह ने भी अपना हीलियोग्राफ नीचे रख दिया और अकेले ही अपनी राइफल से हजारों दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए किले के मेन ब्लॉक की ओर बढ़ गए। वहां अपने साथियों को जमीन पर पड़ा देखकर वो गुस्से से भर गए और उन्होंने तुरंत किले के रेस्ट रूम में पोजीशन ली। ये सैनिकों के सोने की जगह होती थी। गुरमुख सिंह ने यहाँ से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते उन्होंने अकेले 20 से ज्यादा पठानों को मार गिराया, लेकिन लड़ते लड़ते गुरमुख भी शहीद हो गए। सिपाही गुरमुख सिंह के सर्वोच्च बलिदान के साथ ही सारागढ़ी का किला पठानों के कब्जे में चला गया। सिखों ने करीब 7 घंटे तक इस लड़ाई को जारी रखा। इस दौरान उन 21 सिखों ने करीब 600 पठानों के आसपास उनको मार गिराया। करीब 600 पठान इसमें घायल भी हुए थे। इस बेहद भयानक लड़ाई ने पठानों का कॉन्फिडेंस हिलाकर रख दिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लॉकहार्ट और गुलिस्तान में तैनात 36 रेजिमेंट के सिख सैनिकों ने एकजुट होकर 14 सितंबर 1897 के दिन ही सारागढ़ी किले को दोबारा पठानों के कब्जे से आज़ाद करवा लिया। जब अंग्रेज अफसर और दूसरे सिख सैनिक किले के अंदर पहुंचे
तो वहां उन्हें सभी 21 शहीद सिख सैनिकों के शव दिखे। इस पूरे मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने उन वीरों को सैल्यूट करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उन बहादुर सिख सैनिकों के अद्वितीय बलिदान की खबर लंदन तक पहुंचाई। जब ये खबर पहुंची तब ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। जैसे ये खबर हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंची, वहां मौजूद सभी सांसद उन 21 सिख योद्धाओं के सम्मान में खड़े हुए और उनके सर्वोच्च बलिदान की तारीफ करते हुए तालियां बजाई। 11 फरवरी 1898 को द लंदन गैजेट ने उन बहादुर सैनिकों की वीरता को सराहते हुए लिखा, सभी ब्रिटेन और भारतवासियों को 36वीं सिख रेजिमेंट के इन सैनिकों पर गर्व है। हमें यह कहने में कोई हिचक नहीं कि जिस सेना में सिख सिपाही लड़ रहे हों, उस सेना को कोई नहीं हरा सकता। इन 21 सिखों के परिवारों को बाद में 500 रुपए और 2 मुरब्बा जमीन, जो कि आज के 50 एकड़ के बराबर होती है, ये सरकार की तरफ से दी गई। हालांकि नॉन कॉम्बैट दाद को इसमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सैनिक नहीं थे और उनको हथियार उठाने की आज़ादी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की एक तरह से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि सैनिक ना होते हुए भी दाद ने अपनी राइफल या संगीन से कम 5 पठानों को मारा था। 21 सिखों की इस वीरता और बलिदान को दोस्तों आज भी दुनिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक लास्ट स्टैंड्स में गिना जाता है। क्वीन विक्टोरिया ने सभी की सोल्जर्स को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित करने का आदेश दिया। उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भारतीयों को मिलने वाला ये सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड था, जो उस समय के ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर माना जाता है। साल 2020 में उन 21 सिखों का नेतृत्व करने वाले हवलदार ईशर सिंह की ब्रिटेन में 10 फीट की ऊंची ब्रोंज की मूर्ति लगाई गई। इंडियन आर्मी की सिख रेजिमेंट इस बैटल को आज भी याद करती है और हर साल 12 सितंबर को सारा गढ़ी डे के रूप में मनाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिखों की एक बेहतरीन लड़ाई, जिसको हम बैटल ऑफ सारा गढ़ी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।